हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रति विद्यार्थी केपीएस की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको 8वीं क्लास की हिंदी पुस्तक का पाठ नंबर 3 बस की यात्रा पढ़ाने जा रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि यह पाठ आप ध्यान से सुनेंगे और इसे समझेंगे। पूरा पाठ व्यंग्यात्मक शैली पर आधारित है। इसमें लेखक और उसके मित्र ऐसी बस में यात्रा करते हैं जो काफ़ी पुरानी है और जगह जगह से जिस बस में मोच आई हुई है, खरोंच लगी हुई है। प्रत्येक हिस्सा अस्त व्यस्त है और टायर भी उसके पूर्णतः घसे हुए हैं। लेखक और उसके मित्र जब इस बस में बैठते हैं तो उनको लगता है कि कभी भी हम दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। तो ये सोचकर भी लेखक को मजबूरी में उस बस में बैठना पड़ता है, क्योंकि शाम की वही मात्र एक अंतिम बस थी। तो शुरू करते हैं इस पाठ को इस प्रकार। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते हैं। लेखक को जब यह सलाह दी गई तो लेखक ने पूछा, रास्ते में क्या डाकू मिलते हैं? लोगों ने जवाब दिया, नहीं, बस ही डाकिन है। जब मैंने बस को देखा, यानी लेखक ने जब बस को देखा तो उनके मन में श्रद्धा उमड़ पड़ी। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, यानी कि बस काफ़ी पुरानी थी। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी, मतलब जगह जगह पर उस पर खरोंच आई हुई थी। लोग इसलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते हैं कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस बुझा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस में जा रहे थे जिसमें लेखक जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यानी लेखक और उसके मित्रों ने, ये बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, वो कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। इस प्रकार लेखक की और हिस्सेदार की आपस में बातचीत हो रही है बस को लेकर। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, यानी कि बस काफ़ी पुरानी है। जैसे परिवार का सबसे बड़ा व्यक्ति या वयोवृद्ध व्यक्ति अनुभवशील माना जाता है, उसी प्रकार इस बस को पुरानी होने के कारण अनुभव वाली मानी जा रही है। नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है। हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। लेखक के मित्र ने, जो डॉक्टर थे, उन्होंने ऐसा कहा। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वह इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदाई दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। मतलब लेखक को ऐसा लग रहा था, जो साथी उसके छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर आए थे, उनकी नज़रें उससे कह रही है कि जैसे ये यात्रा पता नहीं आपकी अंतिम यात्रा भी हो सकती है। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। जब बस का इंजन स्टार्ट हुआ तो इतना शोर हुआ कि जैसे लेखक को लगा कि जैसे कि हम बस के इंजन के भीतर ही बैठ गए हैं। कांच बहुत कम थे, जो बचे थे उनमें से हमें बचना था। हम पूर्ण खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, यानी कि बस में इतना शोर इंजन का हो रहा था। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी की असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त तो जवान अवश्य रही होगी। लेखक
बस के बारे में व्यंग्य कसते हुए कह रहा है कि गांधी जी के आंदोलन के समय ये जवान रही होगी, उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था, पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। कहने का आशय यह है कि बस का कोई हिस्सा किसी हिस्से से साथ नहीं लग रहा था, हर हिस्सा अलग अलग सा लग रहा था। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था, कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मिनट चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। वह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल में निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। यानी देखा कि जो ड्राइवर था बस का, वो एक बाल्टी में पेट्रोल लेकर इंजन में नली के द्वारा डालने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी, यानी 15-20 मील ही प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। मुझे उसके किसी हिस्से पर भी भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इसे बस न टकरा जाए। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगाएगी। एकाएक बस फिर रुक गई। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गिलानी हो रही थी कि बेचारी पलट कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब लेखक को ऐसा लग रहा था कि बस जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो यहाँ पर ही हमें इसका अंतिम संस्कार करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला, कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। आशय यह है कि जो लाइट जल रही थी रात के वक्त, वो भी अब बस की कम जलने लगी, रोशनी कम देने लग गई थी। चांदनी में रास्ता टंटोल कर वह रेंग रही थी। ऐसा लग रहा था वो चल नहीं रही है सड़क के ऊपर, बल्कि रेंग रही है। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम रुक जाती और किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। ऐसा लग रहा था कि पीछे से कोई गाड़ी आती तो गाड़ी जो पुरानी जिस पर लेखक सफ़र कर रहे थे वो तो एकदम से साइड में हो जाती और धीमी गति से चल रही थी, और उसके पीछे आने वाली सब गाड़ियाँ उससे आगे निरंतर जा रही थी। वो ऐसा लग रहा है जैसे आने वाली हर बस से वो कह रही हो, हर गाड़ी से कह रही हो, बेटी मेरी तो उम्र चली गई है, तुम आगे निकल जाओ। ये पुल के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया तो बहुत जोर से हिलकर बस थम गई। अगर स्पीड में होती तो उस नाले में जा गिरती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा से देखा। वह टायर की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस में सफ़र कर रहे हैं। यानी बस का हिस्सेदार जानता है कि बस के टायर काफ़ी पुराने हैं, उनको बदलाता नहीं है, बल्कि पुराने टायरों को लेकर ही वह बस में सफ़र कर रहा है। उस तरह की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर जाती या गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाएं पसारे इसका इंतजार करते और कहते,
वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए, पर टायर नहीं बदला। गुस्सा घिस्सा टायर लगाकर बस फिर चल पड़ी। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना एक गांव का नाम जहां पर लेखक को जाना था। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजर जाएगी, या जिंदगी इसी बस में गुजारनी पड़ेगी। इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसका कोई ठिकाना नहीं है, कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। इस प्रकार लेखक का कहने का आशय है कि जब हमें ये समझ में आ गया कि बस तो ऐसे ही चलेगी, रुक रुक के, ठहर ठहर के, खराब हो के चलेगी, तो लेखक और उसके साथियों ने इसे सहन करना सीख लिया और सोचा जैसे ही पहुँचेगी देखी जाएगी, क्यों न हम अपने आपस में हंसी मजाक करके जो वक्त है उसे पास कर लें। इस प्रकार ये आज का पाठ हमारा समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आपने इस पाठ को ध्यान से सुना होगा। आप स्वयं भी इस पाठ को पढ़िए और बहुत शीघ्र ही मैं इसके प्रश्नोत्तर आपको भेजने वाला हूँ। आप उन्हें लिखकर नियमित रूप से याद भी करें। धन्यवाद।